हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो आप जैसे फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे वीर सावरकर की फोटो है, यहाँ पर बिकाजी कामा जी की फोटो है। वीर सावरकर जी, इनके नाम पे कौन सा एयरपोर्ट है? पता है आपको एयरपोर्ट कौन सा है इनके नाम पे? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। उसकी कैपिटल है, राइट। उसकी कैपिटल का नाम वीर सावरकर के नाम पर है, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी सारी होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 10 एमसीक्यूज होंगे रेवोल्यूशनरीज। आई होप आपको पता होंगे रेवोल्यूशनरीज कौन है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम मॉडरेट्स पढ़ते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पढ़ते हैं, गांधीयन फिलोसफी के पढ़ते हैं, सोशलिस्ट फिलोसफी के पढ़ते हैं और रेवोल्यूशनरी भी पढ़ते हैं। रेवोल्यूशनरी जो बिलीव करते थे इंडिविजुअल एक्शन में, कि हम अपने एक्शन, हम अपने बम धमाके से, हम अपनी थोड़ी वायलेंस से, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा वायलेंस से सरकार को उठा फेंकेंगे। तो इस पे रेवोल्यूशनरीज आते हैं। और रेवोल्यूशनरीज भी अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो दो फेस में आते हैं, एक तो वर्ल्ड वॉर वन के पहले और एक वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो रेवोल्यूशनरीज आते हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट में बिलीव करते हैं कि हम अकेले बम धमाके करेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसा हो चुका था कहाँ का? रशिया में। रशिया में हो चुका था ऐसा ऑलरेडी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा जब रशिया में हो चुका है, रशिया निहिलिस्ट, आयरलैंड में भी थोड़ा थोड़ा हुआ था वैसा। जब रशिया में हो सकता है तो इंडिया में भी करने की कोशिश करते हैं और अंग्रेजों को भगा देते हैं। लेकिन चला नहीं। काफी कुछ चला, काफी कुछ नहीं भी चला, मोस्टली तो नहीं चला, राइट। क्योंकि वॉयलेंस से दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। उसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी दूसरे फेज में भी आएंगे वापस, राइट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इसमें सबसे बड़ा नाम आता है भगत सिंह जी का, ठीक है। भगत सिंह का नाम आता है सबसे बड़ा। उसके बाद चिट्टागोंग में सूर्य सेन का नाम आता है। इन्होंने ग्रुप में एक्ट करा, इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी थी। हम इस लेक्चर में वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो रेवोल्यूशनरीज थे, उसके अराउंड जो रेवोल्यूशनरीज थे, उसकी बात करेंगे। आई होप आप प्रिपेयर हो, आपने देखा हो, टॉपिक्स पढ़े हो। हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू, हु वर फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इन कैलकाटा एंड मिदनापुर? ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हु वर फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन बंगाल। क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अनुशीलन समिति, रामोसी पीजेंट फोर्स, गदर, हिंदुस्तान रिपब्लिक, सोशलिस्ट एसोसिएशन। चार ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर आना चाहिए, आना चाहिए। थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करो अगर नहीं आता तो। HR ऐसे सुना हो आपने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब की थी। गदर पार्टी बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है, तो बाहर, इंडिया से बाहर चली थी, USA में। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो। ये तो महाराष्ट्र में थी, ये अनुशीलन समिति बंगाल में थी। तो इसका आंसर बंगाल में अनुशीलन समिति 1902, ठीक है। अनुशीलन समिति है, काफी इंपॉर्टेंट है। युगांतर न्यूज़पेपर भी आया था इनका, युगांतर। ये सब चीजें होनी चाहिए। 1912 में किसने वायसराय हार्डिंग, हाँ जी, वायसराय पे बम फेंक दिया था? वायसराय मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है, मतलब प्राइम मिनिस्टर पे फेंक देना आज के टाइम में इतनी बड़ी चीज है ये, राइट। वायसराय पे बम फेंक देना बहुत मतलब गट्सी एक्शन था, इतना बड़ा। वायसराय, आप कह सकते हो इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, या कह सकते हो आप कि वायसराय की पावर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनको तो वीटो भी कर दो, जो करना है वो करो। पार्लियामेंट की भी नहीं मानते थे, तो वायसराय की पावर आप कह सकते हो PM से भी ज्यादा, आज के PM से भी ज्यादा। उन पे बम फेंक दिया था। विद तो बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। डेथ नहीं हुई थी हार्डिंज की, ठीक है, डेथ नहीं हुई थी। एक वॉइस रॉय जिसकी डेथ हुई थी, कौन थे वो कमेंट सेक्शन में लिखो। एक वॉइस रॉय जिसकी डेथ हुई थी वो कौन थे, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चक्की, खुदराम बोस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन है इनमें से जिन्होंने बम फेंका था वायसराय हार्डिंज पे? आंसर है रास बिहारी बोस। कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग, बोलते हैं हमें रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस समझ में नहीं आते। बी फॉर बम, ऐसे याद रख लो, बी फॉर बम। और बम जो फेंक रहा है वो है रासबिहारी बोस। घोष तो बड़े शरीफ आदमी थे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट सेशंस में। तो रासबिहारी बोस आंसर है। 1908 में हु अटेम्प्टेड टू मर्डर मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग स्पॉट? प्रफुल्ल चक्की, खुदराम बोस, VD सावरकर मतलब वीर सावरकर, A and B मतलब प्रफुल्ल चक्की और खुदराम बोस, दोनों ने बम फेंका था। कौन सा आंसर है इसका? सोचिए आप इसके बारे में। आपको लगेगा बहुत फैक्ट्स है, बहुत फैक्ट्स है, ऐसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आ जाता है, UPSC में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब करना जरूरी है। बताइए इसका आंसर क्या है? ये यंगेस्ट मेटायर भी कहे जाते हैं, ठीक है। इनका आंसर है खुदीराम बोस, और साथ साथ प्रफुल्ल चक्की भी थे, दोनों थे। तो D आंसर है, दोनों ने फेंका था। चौथा क्वेश्चन, सोशलिस्ट जनरल किसने स्टार्ट करी थी? लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मन, VD सावरकर, मैडम बिकाजी कामा।
ठीक है, तो इसका आपको बताना है। सोशलिस्ट में आपको, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो ये तो आपको पता होगा कि इंडिया से बाहर शुरू हुई थी, और इसका आंसर फिर आप अगर सोच पाओ तो एलिमिनेट कर पाओगे, वीडी सावरकर और लाला लाजपत राय को, इतना तो एलिमिनेट कर दोगे। इसका आंसर है श्यामजी कृष्णा वर्मा। श्यामजी कृष्णा वर्मा किस कंट्री में थे श्यामजी कृष्णा वर्मा? अभी हम देखेंगे। कर्जन विल्ली को किसने मारा? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन नहीं, कर्जन विल्ली अलग है, ठीक है। अजीत सिंह ने मारा, रासबिहारी बोस ने मारा, मदन लाल धिगरा ने मारा, लाला हरदयाल ने मारा। तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं नेम्स, ठीक है। इन सबके आप नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ, हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिगिन करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सोच लिया होगा आपने इसका आंसर, और इसका आंसर है मदन लाल धिगरा। इन्होंने मार दिया था कर्जन बिल्ली को। आ जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद गदर प्रोग्राम? टफ क्वेश्चन है। लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, वीडी सावरकर। बताइए इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है गदर प्रोग्राम से? फ्रेंड्स, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शन सिंपल दे दिए मैंने। वीडी सावरकर तो बिल्कुल कहाँ से एसोसिएट होंगे गदर पार्टी से? गदर पार्टी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, इंडिया से बाहर थी, और इंडिया में भी जो गदर के सपोर्टर्स थे वो वीडी सावरकर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अगर नहीं भी आता तो ऑप्शंस देखो, थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये तीनों नाम टफ है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेशली या पहली दूसरी बार जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ है। हाँ, अगर कोई पांचवी छठी बार पढ़ा है तो एलिमिनेट कर पाएगा, लेकिन ये सब तो इतना आइडिया आपको हो जाना चाहिए हिस्ट्री पढ़ के कि वीडी सावरकर इन सब चीजों में एसोसिएटेड नहीं थे। वीडी सावरकर आंसर है। वंदे मातरम किसने शुरू करी थी? मैडम भिकाजी कामा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष। बताइए भाई, वंदे मातरम किसने शुरू करी? ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स हैं। ये सब क्यों मैं पूछ रहा हूँ रेवोल्यूशनरीज के चैप्टर में? इन सब न्यूज़पेपर, इन सब जनरल से काफी रेवोल्यूशन की बातें फैलाई गई। ठीक है भाई, एक इंडिविजुअल आदमी अटैक कर रहा है, बम फेंक रहा है, लेकिन उससे जो एक वो हुई ना स्प्रेड, आप समझ सकते हो कि भगत सिंह का मतलब क्या सबसे बड़ा रोल है, लोगों में जोश डाल दिया उन्होंने, है ना। अगर भगत सिंह का आप रोल देखो, उन्होंने अपनी बातों से, अपने करना आप कह सकते हो अपने एक्शन से उन्होंने पूरा सब जोश डाल दिया पूरे हिंदुस्तान में। लोग वायलेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा गांधीयन मूवमेंट जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो उतना कर पाए, ठीक है। तो ये इनका पर्पस था। आप देखो जो भी रेवोल्यूशनरी थे, मैडम भिकाजी कामा इंडिया से बाहर जोश डाल रही थी लोगों में, उन्होंने फिर फंडिंग दी, काफी सारे पैसे दिए, है ना। पैसे किसको दिए? कांग्रेस को दिए, है ना। तो आपको क्या लगता है कैसे इतना कुछ चला था? कांग्रेस सेशन, गांधी मूवमेंट, ये सब कैसे चलता था? पैसे आते रहते थे, ठीक है। फॉरेन फंडिंग वगैरह, तो इसमें मैडम भिकाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन सब ने हेल्प करी। तो बताइए वंदे मातरम का आंसर क्या है भाई, किसने स्टार्ट करी? आंसर है मैडम भिकाजी कामा। भिकाजी कामा प्लेस भी है दिल्ली में, इन्हीं के नाम पर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। रीजंस फॉर स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना हो तो फर्स्ट डिकेड भी लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड पे क्या चल रहा था, थोड़ा सोचो इस बारे में, है ना। जब क्वेश्चन आया तो थोड़ा सोचना होगा। उस टाइम में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, है ना, यही था ना। और क्या क्या चल रहा था? स्वदेशी मूवमेंट 1907 के बाद खत्म ही हो गया था। थोड़ा सा नल एंड वॉइड हो गई थी, मतलब 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट भी हुआ था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग अलग हो गए, थोड़ा सा वॉइड हो गया था। मतलब वॉइड मतलब स्पेस खाली, कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस हो गया था। बाल गंगाधर तिलक को तो जेल में जाना पड़ा था 6 साल के लिए। और भी काफी लोग थे, है ना, इधर उधर चले गए, औरबिंदो घोष चले गए, सब लोग इधर उधर चले गए थे। तो रेवोल्यूशनरीज इस टाइम में आए थे। तो आप आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। तो पहला दो चीजें देखें, लीडरशिप फेलियर टू टैप रेवोल्यूशनरीज एनर्जीज ऑफ द यूथ। तो क्या ये रीजन है? सेकंड है परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी आपने सुनी होगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। क्या ये रीजन थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होने की? चार ऑप्शन दे रखे, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अगर आपने सुनी हो, परमानेंट सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, महलवारी, रैयतवारी, आपने सुनी हो। परमानेंट सेटलमेंट ये था भाई, आपसे मैंने फिक्स कर लिया कि मैं आपसे 100 रुपए लूंगा आपके लैंड के, आपके 1 एकड़ लैंड के मैं 100 रुपए लूंगा और हमेशा लूंगा, और इस डेट को आपको मेरे को देना है। और इसमें जमींदारी सिस्टम, जमींदार से बोला गया था। ब्रिटिशर जमींदार के ऊपर बैठे थे, ब्रिटिशर जमींदार के ऊपर बैठे थे। जमींदार से बोलता थे कि भाई तू मेरे को इतने पैसे लेके आना। 100 रुपए फिक्स कर दिया, परमानेंट, इसलिए परमानेंट नाम है। हमेशा के लिए 100 रुपए फिक्स हो गए, है ना। तो ये है परमानेंट सेटलमेंट। तो क्या ये रीजन है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस रीजन का, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको एग्जाम में। कहीं आप बोलो हाँ यार परमानेंट सेटलमेंट हुआ होगा, उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि काफी किसानों को लॉस हुआ होगा, तो वो किसान जो है वो रेवोल्यूशनरी बन गए होंगे। ये सब दिमाग नहीं लगाना इतना एग्जाम में। इतना दिमाग लगाओगे तो मार्क्स नहीं होने वाले, ठीक है।
अब प्रीलिम्स में क्या होता है, हमारे पास टाइम काफी होता है, दिमाग चलता रहता है, इतना दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट रीजन जो है उसको सोचो। परमानेंट सेटलमेंट, कोई कोई रीजन नहीं था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होने का, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं, जो पढ़ा नहीं वो सोचना नहीं है ना, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। स्पेशली जो बंदे काफी पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है। तो याद रखो, इतना दिमाग नहीं चलाना आपको एग्जाम में। वन ओनली आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? औरबिंदो घोष क्या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में एसोसिएटेड थे? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर क्या मित्र मेला से एसोसिएटेड थे? चार ऑप्शन दे रखे, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है फ्रेंड्स बोथ ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। औरबिंदो घोष अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, वीडी सावरकर मित्र मेला से एसोसिएटेड थे। लास्ट क्वेश्चन आया, फाइनली खत्म हो रहा है। गलत बिल्कुल नहीं करना। मैडम बिकाजी कामा क्या पेरिस में थी? क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थी? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जल्दी से सोचिए, इसका आंसर बताइए, पॉज करिए। और इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। मैडम बिकाजी कामा पेरिस, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। आप हमारा हिस्ट्री का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखना ना भूलें, और वीडियो को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि फैक्ट बेस्ड बहुत है, फैक्ट बेस्ड बहुत है, आ सकता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर।